अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम CSS सिंटैक्स और सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। CSS का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक डायग्राम खोली है। सबसे पहले जब भी CSS लिखनी है तो यहाँ पे सिलेक्टर लगाना होता है। सिलेक्टर के बाद डिक्लेरेशन करनी होती है, ठीक है। सिलेक्टर क्या होता है अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। सिलेक्टर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेक्टर वो चीज़ होती है जिसके ऊपर हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी या सेटिंग लगा दो, ठीक है। सिलेक्टर लगाने के बाद हमें करली ब्रैकेट लगानी पड़ती है। करली ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके अंदर हमें अपनी प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू लिखनी पड़ती है। प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, वैल्यूज का मतलब होता है। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। कि उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आपने कलर चेंज करना है तो कलर लिखेंगे और यहाँ पे कलर का नेम लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ टेबल। टेबल क्या है, एक सिलेक्टर है। इसका मतलब HTML में जो आप टेबल इस्तेमाल करते हैं वो टेबल है, ठीक है। ये एज ए सिलेक्टर यहाँ पे जो वहाँ पे टैग है वो यहाँ पे सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर यूज हुआ है, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इसका बॉर्डर जो है 1 पिक्सल कर दो, सॉलिड कर दो और ये कलर लगा दो। इसकी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जो बॉर्डर है ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बाद हमेशा कॉलन लगता है, कॉलन के बाद वैल्यूज लगती हैं। वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। उसके बाद सेमी कॉलन लगता है, ठीक है। ये तरीकाकार होता है सिलेक्टर लगाने का, ठीक है। सॉरी CSS का सिंटैक्स। अगर हम इनलाइन CSS यूज करते हैं तो उसमें हमें करली ब्रैकेट नहीं लगानी पड़ती और ना ही हमें सिलेक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि जिस टैग के ऊपर आप इसकी डिक्लेरेशन प्रॉपर्टीज लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्टर बन जाता है, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल या इंटरनल CSS करते हैं तो आपको सिलेक्टर लगाने पड़ते हैं। सिलेक्टर के बाद करली ब्रैकेट, उसके अंदर आपको वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी लिख के वैल्यूज, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड एक और एग्जांपल है वो दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि ये एग्जांपल है जिसमें लिखा हुआ है कि ये इनलाइन CSS का है, ठीक है। ये div है, div HTML एलिमेंट नेम है, ठीक है। स्टाइल क्या है, स्टाइल उसका एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसके अंदर हमें ना करली ब्रैकेट लगानी पड़ी है ना ही हमें सिलेक्टर लगाना पड़ा है, क्योंकि ये div ऑटोमेटिकली इसका सिलेक्टर बन गया है, ठीक है। इसमें मैंने लिखा मार्जिन, प्रॉपर्टी है मार्जिन, ठीक है। मैंने मार्जिन लगाया, कॉलन लगाने के बाद 3 पिक्सल उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। ये मेरा एक स्टाइल डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। अगर हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज उसके ऊपर इंप्लीमेंट मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं सेमी कॉलन के बाद मतलब के अगला प्रॉपर्टी और उसका सिलेक्टर वैल्यूज लिख सकता हूँ, ठीक है। उसकी वैल्यूज लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। इस तरह आप मल्टीपल वैल्यूज, एक से ज्यादा 10 हैं, 20 हैं, जितनी प्रॉपर्टीज आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। चलें इसका पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं चलता हूँ अपने इस फाइल के अंदर। सॉरी, ये फाइल मैंने कॉपी पेस्ट की। इसको रीनेम मैं 15 बल्कि 16 के नाम से कर देता हूँ, ठीक है। ओपन एडिट विद नोटपैड कर देता हूँ। सब लाइन कर लें या नोटपैड कर लें, एक ही बात है, ठीक है। ये मेरे पास 16 नंबर क्लास के ऊपर ये एक फाइल खुली हुई थी जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताया था कि ये किस तरह CSS को एक्सटर्नल को लिंक किया जाता है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS क्या होती है, आपने एक यहाँ पर div लगाया, ठीक है। div लगाया, div लगाने के बाद ये दिस इज सेकंड पेज या हेलो CSS लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसका कलर, बैकग्राउंड कलर सिर्फ इस div का चेंज करूं। इसके लिए मुझे स्टाइल, इनलाइन CSS के लिए मुझे उसी div के अंदर स्टाइल लिखना पड़ता है, इज इक्वल टू, इसमें मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड
ये क्या हुआ, ये हमारा सिलेक्टर है बैकग्राउंड। अभी अगली क्लासेस में मैं आपको हर सिलेक्टर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं उसकी मैं तफसीलन आपको गाइड करूंगा, बताऊंगा। ठीक है। बैकग्राउंड मैं रेड करता हूं तो ये रेड हो जाएगा। चलें जाके इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसकी रिफ्रेश किया तो ये देखिए सिर्फ जिस जगह पे डिव है उसका ही बैकग्राउंड कलर उसने रेड किया है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी इसमें लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ बॉर्डर। अब ये बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। जैसे मैं 3 पिक्सल यहाँ पे ग्रीन, पहली वैल्यू होती है उसका साइज कितना रखना है, कितनी मोटाई रखनी है। दूसरी होती है किस टाइप का हो, ठीक है। और तीसरी टाइप होती है किस कलर का हो। ये मैंने 3-4 चीजें लगा ली। रिफ्रेश किया तो ये देखें इसका बॉर्डर ग्रीन कलर का हो गया, ये बैकग्राउंड रेड। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज लगाता रहूंगा। जैसे मैं कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया तो इसने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। मैंने एक ही जगह पे 3 प्रॉपर्टीज यूज कर दी स्टाइल के अंदर। बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, बॉर्डर कलर ग्रीन कर दिया, सॉलिड 3 पिक्सल, और कलर टेक्स्ट कलर के लिए कलर लिखा जाता है उसको व्हाइट कर दिया। हम चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हम अगर अलाइनमेंट करना चाहें तो इसको कोड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ताकि इजीली मुझे समझ आ जाए। वो हमारी मर्जी होती है हम किस तरह लिखें। ठीक है। इनलाइन CSS का मतलब ये होता है, जो लास्ट क्लास में मैं ये बता चुका था कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ वहीं पे इम्प्लीमेंट होती है जहाँ पे मतलब कि हमने स्टाइलिंग की हुई है। इनलाइन CSS किसी और डिव के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है। इसी तरह अब आते हैं हम, क्योंकि अभी हमने इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को भी करना है, तो उसके लिए अभी बात हमारी डिस्कशन हो रही थी सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है। सिलेक्टर, हमारे पास टाइप ऑफ सिलेक्टर होते हैं CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अगर किसी डिव के किसी एट्रीब्यूट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज होता है। एक होता है ID सिलेक्टर, हम ID के थ्रू भी कर सकते हैं इसको सिलेक्ट। ठीक है। एलिमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं और CSS क्लास सिलेक्टर भी लगा सकते हैं। चलें इसका इनमें से ये एलिमेंट ID और क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं और साथ हम CSS एट्रीब्यूट को भी करते हैं। सबसे पहले हम क्लास एट्रीब्यूट को करते हैं। ये जितने भी सिलेक्टर हैं इनको यूज करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि या तो हम इनलाइन CSS लिखें या फिर एक्सटर्नल CSS लिखें, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे इनलाइन की बजाय इंटरनल CSS लिख लेता हूँ। स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिलेक्टर लगाना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीजें जो हैं वहां पे इंप्लीमेंट करूँ। कैसे? पहला सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? अगर आपने ये आपका डिव जो है ये आपका एक एलिमेंट है। इसी तरह अगर आप पैराग्राफ का टैग लगाते हैं, जो टैग होता है वो आपका एलिमेंट होता है। ठीक है। जैसे ये पैराग्राफ टैग लगाया तो ये आपका एलिमेंट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे हेलो पैरा, बस P में लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिव लिखता हूँ। डिव लिख के करली ब्रैकेट लगाई। अभी मैंने बताया था करली ब्रैकेट लगाई। ठीक है। करली ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी क्या है? बॉर्डर। ठीक है। कॉलन के बाद वैल्यू, जैसे 3 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है। ये किया तो ये देखें उसका कलर बॉर्डर का रेड हो गया। ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी में लिखना चाहता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ग्रे कर देता हूँ। ठीक है। ग्रे करता हूँ, रिफ्रेश किया तो ये देखे बैकग्राउंड ग्रे हो गया। ठीक है। इसी तरह सिर्फ कलर लगाना चाहता हूँ वाइट। ठीक है। अब ये कलर वाइट लग गया। ठीक है। अब इसका ये फायदा होता है कि जब हम एज ए मतलब के
काम कर रहे होते हैं, सिलेक्टर जब यूज़ करते हैं तो सिलेक्टर से हम मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर मल्टीपल डिवीजन या मल्टीपल टैग्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एलिमेंट सिलेक्टर लगाते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर में ये होता है कि जितना जहाँ पे भी इसी पेज के ऊपर या पूरी वेबसाइट के ऊपर, अगर आप एक्सटर्नल CSS कर रहे हैं तो पूरी वेबसाइट के ऊपर, अगर आप इंटरनल CSS कर रहे हैं तो उस टाइप के जितने भी सिलेक्टर होंगे, मतलब के टैग होंगे, जैसे यहाँ पे हमने टैग को टारगेट किया, एलिमेंट को टारगेट किया, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके ऊपर ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने 3 दफ़ा हेलो CSS1, CSS2, CSS3 लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। ये देखें 3 जगह पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। हम उस टैग के नाम को, जैसे मैं यहाँ पे P के ऊपर इसका सिलेक्टर चेंज कर देता हूँ और P लिख देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये सिर्फ P के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है, बाकियों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। अब हम आते हैं ID सिलेक्टर के ऊपर। ID सिलेक्टर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ कि ID क्या होता है। ID हमेशा एक पेज के ऊपर यूनिक ID ही बनाया जा सकता है। ठीक है, ID क्या होता है, ID के लिए हम यहाँ पे हैश का यूज करते हैं। ठीक है, हैश से हमें पता चलता है कि ये हमारा ID बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, ID को यहाँ पे मतलब कि जिस टैग के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है वहां पे आपने एट्रीब्यूट ID इज इक्वल टू विदाउट स्लैश P लिखना है। ठीक है, P क्या है, ये PID है, सिर्फ है ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपने जो P के नाम से एक ID बनाई हुई है। ठीक है, ये सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करता है। रिफ्रेश किया, ये देखें P के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 3-4 जगह पे। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये चारों जगह पे आ गया। लेकिन अगर मैं P1 यहाँ पे कर दूं, P2 कर दूं या P3 कर दूं इसको, तो ये सिर्फ एक के ऊपर इंप्लीमेंट ही आएगा जहाँ पे P है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ हैश लगा दूं तो क्या आता है, रिफ्रेश किया तो ये देखें कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हैश एज ए नेम आने लग जाएगा और यहाँ पे एज ए आइडेंटिफाई करने के लिए हैश लगाया जाता है। ठीक है, ये ID होता है। लेकिन अगर मतलब आप ID लिख के उसके अंदर मतलब कि यहाँ पे आप डायरेक्टली है इसके बगैर भी लिख देंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वो P जो है वो एज ए एलिमेंट सिलेक्टर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जब हमने यहाँ पे ID एट्रीब्यूट लगा के लिखना है तो हमें यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा, देन उसको आइडेंटिफिकेशन होगी और देन वो यहाँ पे वर्क करेगा। इसी तरह अगला सिलेक्टर है हमारा क्लास सिलेक्टर। क्लास में क्या होता है, क्लास हमेशा डॉट से शुरू होगी। ठीक है, अब सेव किया, रिफ्रेश किया, नहीं काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ID की बजाय अगर हम क्लास लिखेंगे तो और ऊपर डॉट लगा होगा साथ, तो फिर हमारी क्लास काम करती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड सिलेक्टर था। ठीक है, थर्ड सिलेक्टर के अंदर ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पे div है, div है, div है, div है। अगर मैं यहाँ पे div लिखता हूँ डायरेक्टली तो ये सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, अगर इसके अंदर डॉट मैं P लिख देता हूँ तो क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि div के अंदर जिसकी क्लास P होगी, जिसकी क्लास P होगी, क्योंकि डॉट से P होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूं तो क्या आता है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए हैश, इसका क्या होता है कि अगर किसी div के अंदर हैश P है, इसका मतलब ये है कि जिस div के अंदर हैश P है ये उसी के ऊपर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अगर यही मैं एक पैराग्राफ पे ले आऊं, इसको मैं पैराग्राफ पे ले आऊं, क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी वजह क्या है कि ये एक मतलब के एलिमेंट है और ये उसका एट्रीब्यूट का वैल्यू है। एट्रीब्यूट का वैल्यू मतलब हैश P जो है, हैश से हमें पता चलता है ID, और अगर डॉट लगाते हैं तो डॉट से पता चलता है क्लास। क्लास के अंदर जो आपकी क्लास P यूज हो रही है ये उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, लेकिन पैराग्राफ के ऊपर जो ID है ये उस पर इंप्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है,
ये मतलब कि उसको वर्क नहीं करने देगा क्योंकि उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। इसे हम कहते हैं CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डिव के एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक्सेस किया है तो ये CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर होगा। ठीक है, ये 4 किस्म के सिलेक्टर होते हैं। इसके अलावा एक सिलेक्टर होता है स्टैटिक, जिसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, सारा डेटा सिलेक्ट हो जाए। सारा डेटा का क्या मतलब है, चलें ट्राई करके देख लेते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया, ये देखें सारे डेटा का मतलब ये है कि चाहे आपने पी लगाया या ID वगैरह लगाया नहीं लगाया, CSS के अंदर क्लास लगाई या नहीं लगाई, जितने भी उसको एलिमेंट मिलते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता जाएगा। जैसे मैंने कहा स्टैटिक हर किसी के ऊपर हर किसी का बॉर्डर ये, बैकग्राउंड ये और कलर ये कर दे, तो ये देखें उसने हर चीज़ जहाँ पे जो एलिमेंट मिलता जा रहा है, पहले उसको बॉडी का एलिमेंट मिला, ठीक है, उसने बॉडी के ऊपर लगा दिया, फिर जहाँ पे खाली स्पेस मिल रही है जहाँ पे हर जगह पे उसने उसको एलिमेंट को कर दिया। इसलिए स्टैटिक जो होता है ये यूनिवर्सल हमारा एट्रीब्यूट होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होगा। ठीक है, तो हम किसी भी टैग को जब एज ए सिलेक्टर यूज करेंगे तो उसे हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं। जब हम स्टैटिक पूरे पेज के ऊपर एक ही सेटिंग रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टैटिक यूज करना पड़ता है, इसके लिए हमें यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। उसके बाद जब हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब के टैग की किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को एक्सेस करना पड़ता है, उसको ऊपर कोई सेटिंग CSS अप्लाई करनी पड़ती है, तो हम उसे एलिमेंट एट्रीब्यूट सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम ID के थ्रू करते हैं तो उसे ID सिलेक्टर, और उसके अलावा क्लास के थ्रू करते हैं तो हम क्लास सिलेक्टर के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास सिलेक्टर लगा के उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये 5 टाइप के हमारे सिलेक्टर थे जो हमने रीड आउट किए। ठीक है, उसके अलावा हमने उसकी डिक्लेरेशन और सिलेक्टर के बारे में पढ़ा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इनलाइन CSS करते हैं तो देन आपको किसी सिलेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर स्टाइल कर सकते हो, लेकिन वो एक डिव या एक पोर्शन के लिए लिमिटेड होती है। आज की क्लास में मैंने आपको ये 2 चीज़ें पढ़ाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब जैसे बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, कलर है, ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या काम करती हैं, उनकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, सबको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।